एक ऐसी कहानी है कि रतन सिंह मेवाड़ का राजा है और एक बार उसके पास में एक तोता आया। कौन है उसके पास में? और उस तोते ने आके कहा कि राजा जी, यहाँ से 7 समंदर पार एक राजकुमारी है, बेहद सुंदर राजकुमारी है, आपको चलना चाहिए, उससे ब्याह कर लेना चाहिए। रतन सिंह जी यहाँ से 7 समंदर पार चले गए सिंहल द्वीप। कहाँ चले गए? अपने इतिहासकार कहते हैं सिंहल द्वीप का मतलब आज का श्रीलंका। सिंहल द्वीप का मतलब आज का। रतन सिंह जी वहां गए, वहां जाके अब भाई अगली राजा की बेटी है, राजा की बेटी तो महल में रहती है, महल में तो कैसे घुस जाए, तो कई दिन तो इधर उधर ट्राई की, फिर पार नहीं पड़ी तो वहां सन्यासी बन गए। क्या बन गए? तेरे प्यार में जोगी वा टाइप का फील लिया वहां पे। 7 साल तक सन्यासी बन के घूमे। कितने साल तक? 7 साल बाद में एक दिन राजा की नजर उन पे पड़ गई। राजा वहां का गंधर्व सेन। कौन है? और गंधर्व सेन ने पूछा कि जेंटलमैन, तुम यार अच्छे घर के मालूम होते हो, इतनी छोटी उम्र में सन्यास धारण कर लिया, क्या कारण है? और रतन सिंह ने कहा कि साहब, कारण तो आपके महल के अंदर है। मैं तो आपकी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया था, पर यहाँ आने के बाद पैसे टके खत्म हो गए, महल में जाने का रास्ता नहीं था, बातचीत करता कैसे, तो बात जोगी बनूं और क्या करूं। और गंधर्व सेन को पता चला कि यार मेवाड़ का राजा मेरी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया। उसने कहा धन घड़ी धन भाग, हमारी किस्मत खुली, आज ही ब्याह करके लेके जाओ। श्रीलंका के राजा क्या औकात मेवाड़ के राजा को मना करे? श्रीलंका बापड़ा छोटा सा देश, भारत का मैप लेते हैं तब श्रीलंका का मैप फ्री आता है। और उसने कहा ले जाओ साहब, आज ही लेके चले जाओ। और रतन सिंह जी पद्मिनी से शादी करके वापस लौटे। ऐसी एक कहानी है, पर यह कहानी एक डंका झूठ है ना। कि पहली बात तो सिंहल द्वीप का यह कहना कि वो श्रीलंका है। अपने अभी बात कर रहे थे कि यार कर्नाटक जाके ब्याह करना भी पॉसिबल नहीं है, और राजा ब्याह करके कहां पर आ गया। फिर दूसरा कि वो 7 साल तक वहां घूमा था, ये राजा 1 साल रहा है। राजा कितने साल रहा है? और मैं कुछ ऐसे तोते प्राप्त करना चाहता हूं जो ये जानकारियां देते हैं। काश ऐसे तोते बाजार में मिलते तो लड़के हर कमरे में अपने एक तोता रखते, और वो तोता उनको बता देता कि भाई पार्क में चक्कर काटने से कुछ ही नहीं होगा, 2 गली पीछे फ्लैट नंबर 407 में मैं बता देता हूं तेरे को, वहां थोड़ा सही है, उधर चक्कर काटेगा तो ठीक पार पड़ सकती है। कहां होते हैं ऐसे तोते? और अपने इन कहानियों पे विश्वास और क्या, यहां तोता आया था। इवन कई क्लास में बच्चे मेरे से खड़े होकर पूछ ले, सर तोते का नाम क्या था? हद है मेरे को। और मैं नहीं बता, स्टूडेंट बताता है सर उसका नाम हीरामन था। मतलब तो एक तोता था, उसने आगे कहा हाय माई सेल्फ हीरामन, प्लीज रतन सिंह जी फॉलो मी। और रतन सिंह जी यहां से पीछे पीछे चले गए। कहानियों के पंख नहीं होते, या कहानियों के पंख होते हैं यूं कह दीजिए आप कि कहानियां उड़ती है, इधर उधर कहानियां हो गई। वास्तव में एक यूपी के रहने वाले एक राइटर हुए थे मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? अयोध्या के पास में एक जगह पड़ती है जौनपुर। कौन सी जगह है? उनकी एक कविता है पद्मावत। कौन सी कविता है? अब उसमें और कई अपने दिमाग लगाने वाले कई हैं। उन्होंने लिखा है पद्मिनी के बारे में कि सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की थी? अब वो भी नहीं बता के सिंगल द्वीप कहां पे, उन्होंने कहा सिंगल द्वीप की। अब अपने वालों ने दिमाग लगाया कि सिंगल क्या हो सकता है, और सिंहल का मतलब श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका में सिंहली जाति के लोग रहते हैं, तो इसको पहले सिंहल बोला करते थे। अभी अपना ही दिमाग लगाया हुआ है। अपने राजस्थान के जो सोर्स हैं ये, अब वो मलिक मोहम्मद जायसी लिखे गए थे अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? यूपी की भाषा थी, वो भाषा पॉपुलर भी उस साइड के अंदर, इसलिए वो आ गई उसके अंदर कि भाई लोग पढ़ने लगे उसको, तो लोगों की कहानी पता चल गई। कोई राजस्थानी सोर्स पढ़ नहीं पाया। अपने राजस्थानी सोर्स में सब में लिखा हुआ है कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी थी। कहां की थी? पुगल बीकानेर में एक जगह पड़ती है। और अपने यहाँ पे खूब सारे दोहे हैं, पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियोन परणी गढ़ चित्तौड़। पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़, कि हे पुगलगढ़ की पद्मिनी तू सभी रानियों में सिरमोड़, सुप्रीम है तू, सबसे अच्छी तू रानी हुई उन रानियों के अंदर। जैसलमेर जलम लियो, तब बीकानेर नहीं होता था, पुगल वाला इलाका किस में था? जैसलमेर। जैसलमेर जलम लियो मतलब पैदा कहां हुई? परनीगढ़ चित्तौड़। और शादी तेरी कहां पर जाके भी? तो समझ में भी आता है यार बीकानेर से चित्तौड़ तो शादी की जा सकती है। पर उस समय आज के 700 साल पहले बीकानेर से चित्तौड़ भी बहुत दूर था भाई साहब। बताओ आज भी सुबह बस में बैठो ना बीकानेर से, तो शाम को चित्तौड़ पहुंचाती है। तो जब साधन नहीं थे तब तो कुछ 6 महीने लगते होंगे जाने में, ऊंटों पे घोड़ों पे, तो 7 समंदर पार ही है। और अपने यहाँ समंदर नदियों को कह दिया है, क्योंकि रेगिस्तान वालों की नदी भी नहीं देखी हुई थी, इसलिए कोई बड़ी नदी दिखती तो अपने वाले कहते हैं समंदर है भाई साहब, समंदर है ना।
तो वो कोई 7 नदियां भी पार करके गया है, कोई बीच में नदियां आई होगी तो भी अपने वालों का कितने समंदर पार किए। इवन आज दिन तक गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी कि मतलब कोई लड़का और इस प्रकार की बातें करे कि भाई शादी करनी है, लड़कियों के बारे में कहे इससे शादी नहीं करूंगी, मेरे को पसंद नहीं है, इसमें ये नहीं, ये लंबी नहीं, ये पतली नहीं, तो घर वाले कह देते हैं घर चुप रह, पता नहीं कौन से पुगल की पद्मणी लेके आएगा। आज भी गांव में सुंदर लड़कियों के लिए तो पुगल की पद्मणी बोला जाता है। तो जब हम रोजमर्रा के जीवन में पुगल की पद्मणी बोलते हैं, ये पता नहीं कहां से सिंगल द्वीप निकाल रहे, पर निकाल रहे वो तो कोई बात नहीं। दुर्भाग्य यह है कि कोर्स की किताबों में हो रहा है, दुर्भाग्य यह है कि ये पढ़ना और पढ़ाना और पड़ता है। जिनका कोई सिर पैर नहीं, हम पढ़ रहे हैं उनको। और मैं कई बार कोशिश करता हूं कि मैं ना लिखूं। क्यों लिखवाना, मुझे पता झूठ है, ये सरेआम झूठ है, नहीं लिखना चाहिए कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, पापा फलान जी, मम्मी फलान जी, पर मैं ना लिखवाऊं तो स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है इंपॉर्टेंट बात छोड़ दी आपने, वो वाली आप खा गए सर। तो फिर मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट यही है तो ये बता पहले, बाकी वाले तो बाद में देख लेंगे यार अपने हिसाब से। तो ये अब है, कोई एक रानी है, उनकी पद्मिनी नाम की रानी है, सिंहल द्वीप से उनका कोई लेना देना नहीं। अपने राजस्थान वाले सोर्स कहते हैं कि वो कहां की रही होगी, पुगल की। सुंदर थी वो रानी। रतन सिंह के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहते हैं, उन विद्वान व्यक्ति का नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? ऐसा कहते हैं कि एक दिन राघव चेतन ने रानी पद्मिनी को देखा और राघव चेतन बेहोश होकर गिर गया। रतन सिंह को यह बात पता चली और रतन सिंह ने राघव चेतन को कहा कि महाराज, महिलाओं पे इतनी बुरी बुरी नजरें आपकी, और आज के बाद दरबार में दिखे टांगे तोड़ूंगा मैं। तो राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया। अब राघव चेतन कहां जाए? राघव चेतन लगा तोड़ वालों को दुश्मन कौन? दिल्ली। तो वो किसके पास चला गया? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राघव चेतन का दुश्मन चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ का दुश्मन कौन? दिल्ली। तो किसके पास चला गया? दिल्ली। उन दिनों दिल्ली में राजा बना हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बना हुआ है? वो अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, उसने अलाउद्दीन खिलजी को जाके कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ये बात है, इतनी सुंदर एक रानी है, और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसके चक्कर में अटैक किया। घटना है 1300 के आसपास की। लिखी कब गई? 1540, 250 साल बाद। 250 साल में यार कई नमक मिर्च लगते हैं। पुगल होता होता सिंगल हो गया, और सिंगल से अपने वालों ने क्या बना दिया? सिंगल बना दिया। ये कुछ वैसी कहानी है, एक बहुत अच्छे राइटर हैं खलील जिब्रान। कौन राइटर है? कभी समय मिले तो खलील जिब्रान की कहानियां पढ़ना। तो उनकी एक कहानी है कि एक बार चौराहे पे कुछ लड़के खड़े थे किसी गांव के अंदर, और उन्होंने देखा कि ऊपर हंस उड़ते हुए जा रहे थे, 7 सफेद हंस, 7। और एक लड़के ने देखा, अरे अरे देखो, एक वो जो 7वां सफेद हंस, राइट साइड वाला सफेद हंस है, उसके एक छोटा काला सा तिल है। वो सबने देखा कि हाँ, एक 7वें हंस के सफेद छोटा काला सा तिल था, सफेद हंस के छोटा काला सा तिल था। उन्होंने गांव में आके बात बताई कि आज हमने 7 हंसों का एक जोड़ा देखा, पर उसमें एक हंस के छोटा काला सा तिल था। उस गांव में आज भी वही कहानी सुनाई जाती है कि किसी समय इस गांव में 7 काले हंस थे। 7 तिल बड़ा होता चला गया। फिर आगे वाले दिन किसी ने कहा कि भाई साहब, हमारे गांव में पहले 7 हंस थे, उनमें एक हंस के इतना मोटा दाग था, काला। अगले किसी आदमी ने बाद में कहा कि 7 में एक तो पूरा काला ही था, धीरे धीरे 7 ही क्या हो गए? बस पुगल से बढ़ती बढ़ती सिंगल पहुंची, सिंगल से कहां चली गई? जहां ना पहुंचे रवि। कवि का काम इमेजिनेशन करना होता है, कवि कल्पनाएं करता है। तो कवि ने कल्पना की कि रानी इतनी सुंदर थी कि जब पानी पीती तो यहां से दिखता था। मेरे समझ में नहीं कैसे दिखता है, पर कवि की कल्पनाएं किसी प्रकार हो सकती है। मैं हमेशा सोचता हूं कि यार कई कल्पनाएं तो अपने कवियों ने जोरदारी कर दी अपने यहाँ सुंदरता बताने के लिए कि उसका मुख चंद्रमा के समान था। अब चंद्रमा का मुख ही किसने देखा, कैसा था, कैसा समान? चलो वो फिर भी मान ले कि भाई चंद्रमा चमकता हुआ अच्छा दिखता है तो मुख भी अच्छा दिखता होगा। उसकी चाल हिरणी जैसी थी। मुझे लगता है हिरणी जैसी चाल सुंदर तो नहीं होती, कम से कम। हिरणी एक टांग यहां रखती है, एक वहां रखती है, एक वहां रखती है, फलांग फलांग के चलती है। कोई लड़की यदि ऐसी चले तो फूटरी तो नहीं लगे कम से कम। पर अपने कहा है और अपने से वो अरे करे, अरे क्या चाल है भाई साहब, हिरणी जैसी चाल। अरे हिरणी नहीं चलती सुंदर भाई साहब, पर कवि ने इमेजिनेशन किया, कवि को अच्छा लगा तो उसने मान लिया इस बात को। आप ना कभी इंडिया का मैप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जब देखेंगे तो आप देखेंगे दोनों पूरे अलग है। नॉर्थ और साउथ के बीचों बीच एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? हमारे जो विंध्याचल रेंज है वो नॉर्थ को साउथ से क्या कर देती है? अलग। इसलिए जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, तो नॉर्थ में बैठ के साउथ कंट्रोल नहीं हो सकता, साउथ में बैठ के नॉर्थ कंट्रोल नहीं हो सकता। राजा प्रैक्टिकल थे, नॉर्थ वाले नॉर्थ में राज करते हैं, साउथ वाले कहां राज करते हैं?
कभी किसी ने जिद करके नॉर्थ वाले ने साउथ पे कब्जा भी कर लिया, थोड़े दिन बाद छोड़ना पड़ा उसको। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला राजा जिसने साउथ की तरफ अटैक किए थे। किधर अटैक किए थे? अलाउद्दीन पूरे भारत पर अटैक कर रहा है, साउथ पे भी अटैक कर रहा है, तो चित्तौड़ पे तो करना ही है। चित्तौड़ तो नाक के ठीक नीचे पड़ा भाई साहब। तो दिल्ली वाले यदि राजस्थान पे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इसका मतलब अलाउद्दीन के आक्रमण का एक बड़ा कारण है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इसलिए साउथ तक चला गया। साउथ तक जाएगा तो चित्तौड़ तो जाएगा ही कम से कम। कि मेवाड़ के एक साइड में गुजरात, एक साइड में मालवा, इधर पड़ा है दिल्ली। गुजरात बहुत पैसे वाली जगह है। गुजरात पैसे वाली जगह क्योंकि गुजरात के पास में है पानी, अरब सागर, क्या है? अरेबिक सी है गुजरात के, और जहां पानी होगा वहां ट्रेड होगा। जिसके पास में पानी होगा उनके पास बिजनेस होगा भयंकर वाला, व्यापार करेंगे। इसलिए अपने आज के 4000 साल पहले, कितने हजार साल पहले, गुजरात वालों के पास बंदरगाह है, लोथल पोर्ट, लोथल का बंदरगाह उनके पास। 4000 साल पहले वो बिजनेस कर रहे थे गुजरात वाले बैठ के। अभी भी गुजरात वाले बिजनेस ही करते हैं। आज भी गुजरात पैसे वाला स्टेट है क्योंकि गुजरात के पास में क्या है? इधर आपके मालवा के अंदर खेती बहुत अच्छी होती है। आगे आप पढ़ेंगे काली मिट्टी का प्रदेश है, बहुत अच्छी फसलें होती है। जहां फसलें अच्छी होगी वहां टैक्स कम आएंगे या ज्यादा? तो धन ज्यादा होगा कम होगा? इसलिए कोई भी दिल्ली में राजा बनता वो कोशिश करता कि गुजरात पे भी कब्जा करे और मालवा पे भी कब्जा करे। कहां का कब्जा करे? गुजरात और मालवा दोनों पे कब्जा कर ले, क्योंकि गुजरात और मालवा दोनों है, उनके अंदर व्यापार बहुत अच्छा होता है, उनकी फसलें बहुत अच्छी होती है। पर दिल्ली बैठ के ना तो गुजरात कंट्रोल हो सकता है, ना दिल्ली बैठ के क्या कंट्रोल हो सकता है। तो वो ये चाहता है कि वो चित्तौड़ पे कब्जा कर ले। यदि वो चित्तौड़ पे कब्जा कर लेगा तो यहां अपना एक बंदा छोड़ देगा, तो यहां बैठ के गुजरात भी कंट्रोल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा जाने का जो रास्ता है वो किसके बीच से होके जाता? मेवाड़। मेवाड़ का तो देश का नाम मेवाड़ है। चित्तौड़ को तो राजधानी चित्तौड़, चित्तौड़ के अंदर से होके जाता। इसलिए वो चाहते हैं कि कहां पर कब्जा कर लें, क्योंकि मेवाड़ है जो है वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। किस पर स्थित है? ट्रेड रूट्स गुजर रहे हैं यहां से, उन ट्रेड रूट पे कब्जा करना है। जिसका कब्जा ट्रेड रूट पे होगा उसका कब्जा ट्रेड पे होगा, जिसका कब्जा ट्रेड पे होगा उसके बाद धन होगा, धन होगा उसकी सेना बड़ी होगी, सेना बड़ी होगी तो साम्राज्य का क्या हो जाएगा? राजा का अंतिम टारगेट तो क्या? साम्राज्य का। 1299 की बात है। कब की बात है? 1299। मेवाड़ में रतन सिंह के पिताजी राज कर रहे हैं। रतन सिंह के पिताजी का नाम है समर सिंह। क्या नाम है? तेज सिंह और रतन सिंह के बीच में एक राजा और बने थे, उन राजा का नाम क्या था? समर सिंह। हम पढ़ते नहीं कि थे काम का कोई चीजें है नहीं तो अपने नहीं पढ़ते। बाकी रतन सिंह के पिताजी का नाम क्या था? समर सिंह। कहां पे राज कर रहे हैं? मेवाड़। कब की बात है? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से गुजरात जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से कहां जा रहा है? गुजरात। दिल्ली से गुजरात जाने के लिए क्या क्रॉस करना पड़ेगा? मेवाड़। तो अब यदि आप किसी का राज्य क्रॉस करोगे, किसी का घर क्रॉस करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कहता हूं गांव में चाचा जी वाले खेत के अंदर से हो गया अपने खेत जाना तो भी चाचा जी से परमिशन चाहिए। और गांव में ज्यादातर लड़ाई इसी बात की है कि चाचा जी ने रास्ता बंद कर दिया। आप जब एसडीएम बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जितने मुकदमे आएंगे उनमें से अधिकतर मुकदमे भाइयों भाइयों के रास्ते बंद करने के हैं। और तब आप समाज की कड़वी सच्चाई से रूबरू होंगे कि हम जो कहते हैं कि हम मिलजुल के रहते हैं, हमने लड़ाइयां इस बात की कर रखी है कि रास्ता बंद किया हुआ है, इधर से उस खेत में नहीं जाने देंगे, इधर से उस खेत में नहीं जाने देंगे। इसने 1 बीघा जमीन दबा ली। हर साल बाढ़, बाढ़ समझते हो? खेत में जब बाढ़ बनाते हैं तो कोशिश करते हैं थोड़ी सी खिसका लें उधर, पड़ोसियों वाली थोड़ी तो खाई जाए हम। हर बार हर आदमी कोशिश करता है थोड़ी इस प्रकार की। और कोई तकड़े पड़ते हैं 5-7 साल में ले दे के थोड़ी बहुत तो दा भी लेते हैं उधर वाली जमीन। तो अब यदि अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाना है तो मेवाड़ क्रॉस करना पड़ेगा। मेवाड़ का राजा कौन है? तो समर सिंह से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसने समर सिंह को कहा कि समर सिंह मेरे गुजरात जाना है। समर सिंह ने कहा क्यों? नाथी का बड़ा है क्या? तो यहाँ से होके तू गुजरात जाएगा? तो उसने कहा भाई यार जाने दे, मैं तुम्हें कुछ ही नहीं कहूंगा, मैं सीधा जाऊंगा, सीधा चला जाऊंगा। समर सिंह ने कहा ना, टोल टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? लगता है ना अभी भी। आप यहाँ से जयपुर से जोधपुर जा रहे हो, रास्ते में टोल टैक्स करता है ना, यहाँ टोल दो, यहाँ टोल दो। तो आप दूसरा राज्य क्रॉस कर रहे हो तो टोल दो उनको। तो समर सिंह का टैक्स लूंगा मैं। अलाउद्दीन ने कहा स्टाफ, तू राजा मैं राजा, भाई भाई इतनी तो टोल में छूट होनी चाहिए। समर सिंह का चुपचाप रुपए जमा करा। तो अलाउद्दीन बेचारा रुपए दे के यहां से कहां गया? गुजरात। अलाउद्दीन तो इस बात को भूल जाता, क्या पता, वो चुपचाप दिल्ली चला गया वापस। अपना गुजरात को लूटा, गुजरात में खूब धन प्राप्त किया, चुपचाप वापस दिल्ली। अब दिल्ली जाने के बाद अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठा, दरबार में बैठे कहता है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। और आगे आगे जो मंत्री बैठे रहते हो मुंह के आगे हाथ लगा के हंसते देख देख कैसी कैसी बातें करता है। वो किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें, क्यों हंस रहे हो? नाना कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी बात याद आ गई थी? कह रहे वो टोल होता ना, टोल एक। अलाउद्दीन का जीना दुबर था बेचारे का।
दिल्ली में आते जाते रास्ते में कोई बच्चा ही पीछे से आवाज लगा देता, ओए टोल टैक्स है। तो अलाउद्दीन को लगता है मुझे बदला लेना था। अलाउद्दीन 1299 में जो टैक्स ले लिया गया था उसका क्या लेना चाहता था। अब अलाउद्दीन भाई किले के बाहर आके बैठा हुआ। अपने यहाँ लड़ने के दो तरीके थे। लड़ने का एक तरीका यह था कि यदि दुश्मन की सेना और अपनी सेना बराबर है, बराबर मतलब लगभग बराबर है, दुश्मन की थोड़ी बहुत ज्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि अपने 10,000 है, दुश्मन यदि 15 भी लेके आ गया, 16 भी लेके आ गया, कोई बात नहीं, बाहर जाके लड़ेंगे। तो मैदान में लड़ाई होती। कहाँ लड़ाई होती? जैसे भूताला का युद्ध, मैदान में बराबर जाके लड़ाई हो रही है ना। पर कई बार ऐसा होता है कि अब जब दिल्ली पर मुसलमानों का राज आ गया था, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में विशेषता, अब वैसे होने लगे कि अलाउद्दीन खिलजी 1 लाख की फौज लेके आ गया। कितनी फौज लेके आ गया? आपके पास फौजी 8,000। तो आपको पता है मैदान में जाके तो कितने भी बहादुर से लड़ेंगे तो भी मरेंगे। तो फिर किला काम आता। किले इतने ऊंचे बने हुए हैं कि 1 लाख जोर भी मार लेंगे तो भी किले के अंदर तो कभी भी घुस पाएंगे। तो किले के गेट किए बंद, अंदर बैठ गए, ऊपर से बाटे मारो और नीचे वालों की डली 2-2 मारोगे तो ये अपने आप भाग जाएगा। और ज्यादातर मामलों में ऐसा होता कि बाहर जो बंदा बैठा रहता, अब अपने आप कभी चित्तौड़ का किला देखिए, उस किले के अंदर खेती होती है, तो पानी की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था पूरी करके अंदर बैठ जाया करते। इवन पूरी पब्लिक को किले के अंदर शिफ्ट कर लिया करते। चित्तौड़गढ़ लिविंग फोर्ट है। कैसा फोर्ट है? जनता रहती है, पूरी जनता को अंदर से सारे के सारे लोग अंदर आ जाओ, ताकि बाहर जो राजा बैठा वो पब्लिक को परेशान ना कर पाए, सारे अंदर बैठे आराम से। अब जब इतनी पब्लिक को अंदर लेके जाओगे तो फिर अनाज और पानी आपके पास खूब सारा चाहिए, तो अनाज पानी की भी खूब सारी व्यवस्था कर लिया करते। अब बाहर वाला क्या करता, बेचारा कोई दिल्ली से बंदा आया है, वो 1 महीने बैठा रहता कि यार बाहर निकलेंगे, एक दिन तो बाहर निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, अंदर कितने दिन रहेंगे, 2 महीने बाहर बैठा रहता। फिर उसको लगता कि यार नहीं, ये तो बाहर आएंगे नहीं, अब मरने दो, दूसरा किला देखते हैं, बेचारा चुपचाप वापस चला जाता। अलाउद्दीन इस बार 8 महीने बैठ गया था। कितने महीने बैठ गया? 8 महीने यहां पर बैठ गया था। 8 महीने में किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त हो गया। जब पूरी की पूरी पब्लिक के अंदर बैठी होगी तो अनाज तो खत्म होना है। अब 2 तरीके हैं, या तो भूखे और प्यासे मर जाओ या लड़ाई कर लो। अब वो जो अंदर 7-8 हजार आदमी बैठे होते, वो कहते भाई साहब भूखे प्यासे मरे, इससे अच्छा बाहर जाके लड़के मरेंगे। अपने 8,000 तो मरेंगे, अगलों के 16-32 लेके मरो। और जब व्यक्ति को ये पता होता है ना कि मैं पक्का मरूंगा, तो अगले की कोशिश होती है दुश्मन के अधिक से अधिक मार के मरूं। मैं कहता हूं आप यदि अकेले हो और 5 बंदे आपको मारने के लिए आ जाए और आपको पता है कि जान से मारेंगे, आपका पहला थॉट यह आएगा कि इनके 2-3 आदमियों को बटके भर भर के मार दूं मैं। हथियार नहीं है, खा जाऊं, कच्चा खा जाऊं मैं इनको, पर ये याद रखे मैं तो मर गया पर 2-3 इनके सल्टा के गया था। हर आदमी ये चाहेगा। अब वो जो 8,000 लोग होते, 10,000 लोग होते, उनका प्रयास ये था कि बाहर जाके जितने मारे जाए उतने मारे जाए। पर वो ये जानते थे कि हम भले कितने भी मार देंगे तो भी दुश्मन पूरा तो मरेगा। आप 8,000 जाके 8,000 को मार सकते हो, 16 को मार सकते हो, 24 मार सकते हो, 32 मार सकते हो, फिर सामने वाले भी तो मारेंगे आपको। मान लो आपने 32 भी मार दिए तो भी अगला तो 1 लाख लाया था, उसके तो 68 पड़े हैं। अभी तक भी 40-50 हजार आदमी उसके पास, जीते 70 से जीते लाया होगा, उसके पास तो खूब सारे पड़े हैं। अब ये दिल्ली में जब से अरब आए थे, ये तुर्क आए थे, इनके आने के बाद एक व्यवस्था बड़ी बिगड़ी। पहले अपनी व्यवस्था ये थी कि एक राजा है, उसने दूसरे राजा पर हमला किया, दूसरे राजा को हरा दिया, हरा के उस राजा का था किला खाली कर, मेरा है, भाग यहाँ से, और उसने किले पे कब्जा कर लिया। तो जो हारा हुआ राजा वो अपने परिवार को लेकर और कहीं चला जाता, यही होगा। अब दूसरी व्यवस्था थी। अब ये व्यवस्था थी कि वो जो दिल्ली वाले आए थे उन्होंने उस राजा को मार दिया और उसके परिवार की महिलाओं को उठा के ले गए। पहले अपने महिलाओं वाली बात नहीं थी, इन तुर्कों ने आके महिलाओं वाला करना शुरू कर दिया। फिर सैनिक जो होते थे वो बलात्कार करते, महिलाओं को ले जाके बेचते, बच्चों को ले जाके बेचते, ऐसी चीजें आने लग गई। इसलिए था कि यार ये बाहर जो 40-50 हजार बच जाएंगे, आगे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनके साथ मिसबिहेव करेंगे। इसलिए अपने यहाँ महिलाओं ने एक नया तरीका अपनाया कि कोई दूसरा आदमी हमारे टच भी करे, उससे अच्छा मर ही जाए, खुद ही अपने आप को अग्नि की सुपुर्द कर दें। तो वो लड़ने के लिए जाते अंदर वाले सैनिक, उससे पहले सारी महिलाएं अग्नि में जल जाया करती, उसको बोलते जोहर। क्या बोलते? महिलाओं का अग्नि में जल जाना क्या कहलाता था? उनको लगता कि ना अगर दूसरा आदमी टच कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें यहां से उठा के ले जाए, दिल्ली में सेक्स स्लेव बना दे, वहां पर ये नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा नजर भी उठा के ना देखे, हम इससे अच्छा तो मर जाना पसंद करेंगे। अब जो सारे पुरुष होते, महिलाएं जल गई, उसके बाद सारे पुरुष केसरिया कपड़े पहनते। कैसे कपड़े पहनते? और वो केसरिया कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते। केसरिया वैसे भी शौर्य का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक कौन सा माना जाता है? अब वो केसरिया पहन के बाहर जाते और अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि दुश्मन को अधिक से अधिक मारना है, क्योंकि वो जानते थे कि यार इस सामने जो दुश्मन खड़ा है इसकी वजह से मेरा पूरा परिवार जल गया। अब उसका था यार इनको मारूंगा मैं। इसलिए अपने ये जो केसरियों की लड़ाई हुई है, इनके रिजल्ट भयंकर है कि हमारे वाले को 8,000 मरे तो सामने वालों को 30 मार दिए, 35 मार दिए, मरने वो भी थे सारे के सारे। तो महिलाएं क्या करती, पुरुष क्या करते?
इसको मिला के बोलते साका। क्या बोलते? तो पहले अपने दो प्रकार की लड़ाइयां थी। एक लड़ाई तो थी जो मैदान के अंदर की जाती, दूसरी लड़ाई थी जो किलों में की जाती। किलों वाली लड़ाई में या तो दुश्मन बाहर से चला जाता, यदि वो ना जाता तो क्या किया जाता? साके में दो चीजें क्या क्या होती? महिलाएं क्या करती, पुरुष क्या करते? 8 महीने जब अलाउद्दीन बैठा रहा तो इन लोगों ने भी क्या किया यहाँ पे? साका। तो रतन सिंह नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया। और पद्मिनी नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर। दोनों को मिला के क्या बोलते? अब भाई साके में अलाउद्दीन को खूब नुकसान हुआ, पर अलाउद्दीन का कोई बात नहीं, कितने मारेंगे मेरे तो फिर भी बच जाएंगे, और मैं एक बार किले पे कब्जा कर लूं फिर इनकी सब महिलाओं को उठा के ले जाऊंगा। अब उसने किले पे कब्जा किया, पर किले पे कब्जा करने के बाद वहां महिलाएं तो है ही नहीं, महिलाएं तो पहले ही सारी अग्नि में जल गई। तो अलाउद्दीन को और गुस्सा है, उसको लगा यार अपने को तो कुछ ही नहीं मिला, यहाँ पे नुकसान करवाया, भयंकर इतने फौजी मरवा लिए किले को कब्जे करने के चक्कर में, और यहाँ पर अपने पास कुछ ही नहीं। मैंने अभी बताया कि पब्लिक को पूरी की पूरी किले के अंदर शिफ्ट कर लिया करते, वो पब्लिक जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं, निर्ही निर्दोष लोग, चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए लोग। अलाउद्दीन गुस्से में था, उसने सब लोगों को बाहर निकाला, काट दिए सारे के सारे, 30,000 लोग काटे उसने। हिस्ट्री किस प्रकार से लिखी जाती है, किस प्रकार से बातें छुपा ली जाती है, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप सबने डायर का नाम सुना है? डायर, जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग में गोलियां चला देता है ना, हमने सब सुना डायर। मतलब 3rd क्लास से डायर का नाम अपने दिमाग में था, बैठ गया कि अपने जब भी कोई गोलियां चलने की बात आती है अखबार वाले भी लिखते हैं कि ये कार्रवाई किसके समान है? डायर के समान। जैसे डायर ने भून दिए थे लोगों को, वैसे ही भून दिए। जलियांवाला बाग में कितने लोग शहीद हुए पता है आपको? 379। कितने लोग? डायर की फायरिंग में कितने लोग शहीद हुए? 370। हम कहते हैं अंग्रेजों का आंकड़ा गलत है, अंग्रेजों ने फैक्ट गलत दिए, कोई 379 नहीं हुए थे, हमारे 1000 लोग शहीद हुए थे। कितने लोग शहीद हुए? तो आपने ये मान लिया डायर की फायरिंग में कितने लोग शहीद हुए? अलाउद्दीन तो 30,000 काट गया। होना तो ये चाहिए ना कि अखबार वाले कभी लिखे, जब भी कहीं काटे जाए लोगों को, अलाउद्दीन की तरह काटे हैं। पर हिस्ट्री अलाउद्दीन को रोमांटिसाइज करती है, अलाउद्दीन पे फिल्में बनती है, अलाउद्दीन कूल दिखाया जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। फिल्म बनाना गलत नहीं है, होना ये चाहिए कि अलाउद्दीन पे मूवी बने, बाहर आए, हेट्रेड करे, यूं थूके उस पर, कैसे गंदे गंदे आदमी यहाँ पे राजा बन गए थे, कैसे किसी निर्दोष पब्लिक को बाहर निकाल के काटा जा सकता है। काट गए, और काटने के बाद अपनी किताबों में लिखवाया कि मजे आए इतने लोगों को काटने के बाद। एक तो होता है ना, एक बंदा किसी को मारे उसके बाद उसको रिग्रेट फील हो, जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध हुआ है, युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, उसे इतना रिग्रेट हुआ, उसने कहा मैं लड़ूंगा नहीं आज के बाद ये हथियार, मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, और उस बंदे ने उसके बाद तलवार नहीं उठाई। इन्होंने तो अलाउद्दीन ने किताबों में लिखवाया कि मजे आए, अगली बार और मारेंगे, और इस बात पर मजे आए क्योंकि वो हमारे धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए मार दिया हमने। उसके बावजूद हिस्ट्री की किताबों में अलाउद्दीन जैसे लोगों की जगह है, उसके बावजूद किताबों में ये नहीं बताया जाता कि चित्तौड़ के किले के अंदर 30,000 लोग कटवा दिए। अपनी किताबों में अलाउद्दीन ने भारत में क्या क्या सुधार किए, ये सुधार है। लाइन में खड़ा करके लोगों को काट देना, महिलाओं के बलात्कार करके फेंक देना, महिलाओं को दिल्ली में ले जाके बेचना, छोटे छोटे बच्चों को बंधुआ मजदूर बना लेना, इसको सुधार कहते हैं। पर हमारी हिस्ट्री ने किया है, इसलिए टीवी की न्यूज में, अखबारों में बच्चे को, डायर ने बहुत बुरा काम किया, डायर को लानत पहुंचे जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी, डायर को गालियां निकले, पर उससे 100 गुना अधिक गालियां इनको निकले, जिन्होंने सरेआम लोगों को खड़े करके भूनना है। और हम आगे पढ़ेंगे, डिट्टो सेम काम अकबर करके गया चित्तौड़ में, उसके बावजूद भी हिस्टोरियन ने नाम किया कि महान कैसे लगा दिया। पब्लिक को मारना महानता है क्या? और यदि सुधार कर भी दिए तो भी ये लाइसेंस मिलता है क्या लोगों को खड़े करके लाइन में गोली मार दो? युद्ध में मरना और पब्लिक को मारना अलग अलग बात है। युद्ध, अशोका तो युद्ध में मारने के बाद ही बेचारा छोड़ गया था, पर युद्ध में फिर भी सेना मरती है, सेना का काम लड़ना है, मरना है। युद्ध में राजा जा रहा है, उसको पता है मरेंगे इसके अंदर, पब्लिक को थोड़ी पता था, बेचारी को घर में बैठी थी, जनता क्या ले रही थी, राजा के साथ लड़ाई है, लड़ो राजा से, राजा को मारो, राजा के सैनिकों को मारो, सब चीजें युद्धों के अंदर होती है, दोनों तरफ से होती थी, ये थोड़ी होता था। उसके बावजूद अपनी हिस्ट्री इनके इन रंगीन चीजों से भरी हुई है कि क्या क्या करवाया था, क्या क्या नहीं करवाया था। कई बार तो ये लगता है कि यार क्या लिखा आपने हिस्ट्री वालों ने। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो इंडियन हिस्ट्री कहते हैं और दिल्ली के सुल्तान ने क्या क्या किया, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने ये किया, दिल्ली के सुल्तान बलबन ने किया। अरे चित्तौड़ में डली मार खा के जाते, काहे दिल्ली के सुल्तान है यार, दिल्ली के आसपास चलती है उनकी, बताते ऐसे हैं जैसे पूरे भारत में राज किया था।
जैतर सिंह इल्तुतमिश को हराता है, जैतर सिंह नासिरुद्दीन महमूद को हराता है, तेज सिंह बलबन को हराता है। यहां लिखा हुआ है बलबन, इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद ने भारत पर राज किया। कौन से भारत पे? क्या दिल्ली के आसपास भारत है? दिल्ली पे राज किया, साफ साफ लिखो कि दिल्ली के आसपास के इलाके में। जैसे मेवाड़ वालों ने मेवाड़ के आसपास राज किया, जैसे मालवा वालों ने मालवा के आसपास राज किया, जैसे गुजरात वालों ने गुजरात के आसपास राज किया, इन्होंने दिल्ली के आसपास किया। अलाउद्दीन इनमें थोड़ा शक्तिशाली हुआ, कई जगह और कब्जे कर गया, पर बाकी सबको भी ऐसे थोड़ी बताया कि भारत पे राज कर लिया। पर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि भारत पर राज करने वाले सुल्तानों के नाम, अरे भारत बहुत बड़ा है, इन्होंने तो भारत का देखा ही नहीं था। बाहर से आई हुई जंगली जातियां थी, इधर उधर कब्जे करके लोगों को मार मुर के चली गई।